एसएससी जीडी की अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, जितनी भी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस किया गया है और उन सभी शिफ्ट पर आधारित एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। जिस मॉडल पेपर को अगर आप पूरा रट लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि ये एकमात्र क्लास आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेगी। तो साथियों हिंदी होगी, हूबहू वैसे सवाल होंगे जो आपकी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, और ये क्लास हो सकता हो बहुत लंबी हो जाए। आपको बहुत धैर्य के साथ साथ तो इस क्लास को देखना है, इस क्लास का हर एक सवाल को देखना है और उस सवाल से संबंधित जितने प्रश्न बताऊं उनको देखना है। परीक्षा आपकी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मैदान में अगर आपने कदम रख दिया है तो इस मैदान को मार लीजिएगा, यानी कि इस मैदान को फतेह कर लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है कि जो ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होता है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। देखिए, जो ज्ञात नहीं होता है ना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अज्ञात हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है अप्रत्याशित। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले जिसकी आशा ना की गई हो, क्या एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, उसको साथियों अप्रत्याशित कहा जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। अकिंचन का मतलब क्या होता है साथियों, जिसके पास कुछ ना हो। क्या अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, आपसे अगर पूछे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको अकिंचन कहा जाएगा। असहिष्णु की अगर बात करते हैं साथियों, जो सहनशील ना हो। क्या साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सहनशील ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों असहिष्णु कहा जाएगा। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए, राधिका हंसकर बोली, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अखिलेश रोते हुए सो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सूरज ने एक नए मोबाइल खरीदा, नए मोबाइल खरीदा थोड़ी ना होता है साथियों, यहां पर होना चाहिए एक नया मोबाइल खरीदा। क्या सूरज ने एक, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, नया मोबाइल खरीदा। और छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों कि दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों आप लोग देखिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब क्या होगा, कि अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। कौन सी वर्तनी सही? देखिए, अनुगमन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्रिशूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, संभव बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये तो कृत्रिम लिखा हुआ है। लेकिन कृत्रिम कैसे लिखा जाता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। कृत्रिम की अगर शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से कृत्रिम लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, अच्छा यहां पर अनुगमन का मतलब पता क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साथियों, पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है। तो पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, अनुगमन कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और त्रिशूल का मतलब क्या होता है साथियों, लोहे के अस्त्र को कहा जाता है। लोहे के अस्त्र को क्या कहा जाता है साथियों, लोहे के अस्त्र को त्रिशूल कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करिए, ठीक है। तो इंसान जब भी कुछ चाहे और वहां मिल जाए तो सब अच्छा हो जाता है। तो साथियों यहां से आप लोग याद रखेंगे, अंडरलाइन यहां से है। देखिए, इंसान जब भी कुछ भी मतलब रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प बताइए, यानी कि कुछ चाहे और वहां मिल जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आशुतोष उसको कहा जाएगा। तो आशुतोष तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। क्या साथियों, आप लोग याद रखेंगे, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों आशुतोष। लेकिन अपेक्षित शब्द की अगर बात करते हैं, जो कुछ चाहे और वहां मिल जाए, उसके लिए एक शब्द अपेक्षित होता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जो मापा ना जा सके। क्या साथियों, जो मापा ना जा सके। क्या साथियों, जो मापा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय कहा जाएगा। और ये लिखा हुआ है आप्त काम। आप्त काम का मतलब होता है जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो। क्या साथियों, जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो आप्त काम आपको बताना। मैं आपको 360 डिग्री में पढ़ा रहा हूं, यानी कि पेपर यहां से बाहर आपका किसी हाल में साथियों नहीं जा सकता। अगर आप मन से इस क्लास को देख लेंगे, मन से इस क्लास के हिंदी के सवालों को देख लेंगे, जीके के सवालों को, रीजनिंग मैथ के सवालों को देख लेंगे, तो मैं कहूंगा एग्जामिनर भी परेशान हो जाएगा कि इस बच्चे को किसने पढ़ा दिया है, कि इसका पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य करके अगर देखेंगे तो
मैं कहूंगा आपको जीत का सामना करना पड़ेगा, हार का सामना आप नहीं करोगे। तो आपको बताने कि हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों के साथ उत्तम व्यवहार होता है, सौतेला व्यवहार होता है, न्यून व्यवहार होता है या समान व्यवहार होता है। तो मैं कहूंगा हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों के साथ उत्तम तो नहीं होना चाहिए, सौतेला हो जाएगा। जैसे कि क्रिकेट अपना खेलो, बाकी सारा कोई खेलता ही नहीं है, ठीक है ना, तो बाकी सारे खेल कोई खेलता ही नहीं है, तो सौतेला यहां पर सबसे उपयुक्त शब्द आपका। कह रहे कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अभिप्सा के लिए वाक्यांश आपको यहां पर बताना है, मुझे बताइए। देखिए भली प्रकार से सीखा हुआ, तो भली प्रकार से सीखा हुआ इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको साथियों अभ्यस्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको अभ्यस्त कहा जाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु के भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा पता, अभ्यंतर होगा। क्या होगा साथियों, अभ्यंतर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहा जाता है साथियों, अभिप्सा कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाना, इसको साथियों क्या कहा जाता है, इसको अल्पना कहा जाता है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी अगर आप लोग याद रखते हैं तो मेरा मानना है कि आप जाबाज कहलाओगे, और जाबाज हमेशा जीतता है, हारता नहीं है। चलिए तो साथियों अगला सवाल देखिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वीडियो को लाइक कर देगा और मेरा मोटिवेशन आसमान में पहुंच जाएगा, और फिर मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और ऐसे क्वेश्चंस निकालूंगा कि डायरेक्ट यहां पढ़ो और एग्जाम हॉल में चले जाओ, प्रश्न वही के वही छपे रखेंगे। लेकिन ये सब साथियों मैं आपको बता रहा हूं, कोई लीक वगैरह पेपर नहीं करवा रहा हूं, ये सब अनुभव के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ अनुभव है। और जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तो ये समझ लीजिए उसकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल जाती है। ठीक है ना, दिए गए विकल्पों में से पतिव्रता का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, शाश्वत का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्षणिक बताना है, शाश्वत का विलोम क्षणिक हो जाएगा। श्रम का अगर आपसे विलोम पूछे तो साथियों विश्राम आपको बताना है, श्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा, ये विश्राम है। और उसके अलावा अगर षड्यंत्र की अगर बात करें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पुंसत्व आपको बताना है। क्या, पुंसत्व, यानी कि षड्यंत्र का विलोम पुंसत्व हो जाएगा। और पतिव्रता की अगर बात करें तो पतिव्रता का विलोम क्या हो जाएगा, कुल्टा हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये पतिव्रता का मतलब पता क्या होता है साथियों, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कुल्टा की अगर बात करें, अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को कहा जाता है साथियों कुल्टा, ठीक है ना। और जो एक से एक जिसका पति हो, पति धर्म जिसका एक तरीके से बिल्कुल महान हो, उसके लिए वही सब कुछ हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, पतिव्रता कहा जाएगा, ठीक है ना। खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रेखांकित खंड यानी कि कर्म से ही व्यक्ति का संसार से संबंध स्थापित होता है। तो ये जो कर्म है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा, मुझे बताइए। देखिए कर्म से ही व्यक्ति का संसार से संबंध स्थापित होता है, या दूर से ही व्यक्ति का, ये तो नहीं होगा। कृत्य से ही, सहजता से ही, या मस्तिष्क से ही, तो यहां पर कृत्य शब्द आ जाएगा और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा कि कृत्य से ही व्यक्ति का संसार से संबंध स्थापित होता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अब यहां पर प्राकृतिक शब्द है और प्रकृति का आपको विलोम बताने के, प्राकृतिक का विलोम यहां पर क्या हो जाएगा। अच्छा, कुछ विलोम शब्द मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जिस टाइप के विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं और अच्छे से साथियों मैं आपको यहां पर पढ़ा देता हूं। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि अग्रज का विलोम क्या होगा, क्या अग्रज का विलोम अगर पूछ ले तो अग्रज का विलोम आपको अनुज बताना है, या अनुज का विलोम पूछ ले तो अग्रज बताना है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों नीरस का विलोम अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपको साथियों सरस बताना है। क्या, नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, सरस बताना है। और संपत्ति का अगर विलोम आपसे पूछ लिया जाए, क्या अगर आपसे संपत्ति का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको साथियों विपद बताना है, संपत्ति का विलोम साथियों विपद हो जाएगा। और अगर आपसे साथियों संयोग का विलोम पूछ लिया जाए, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो संयोग का विलोम क्या हो गया साथियों, विलोक हो गया। और इहलोक की अगर बात करें, इहलोक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए कि इहलोक का विलोम क्या होगा, तो इहलोक का विलोम साथियों परलोक होता है। क्या होता है साथियों, परलोक होता है। ये जानकारी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, कह रहे कि प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, तो प्राकृतिक का विलोप क्या होता है साथियों, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का विलोप कृत्रिम हो जाएगा। और अगर प्राचीन का विलोप पूछे तो प्राचीन का विलोप साथियों आधुनिक होता है। क्या होता है साथियों, प्राचीन का विलोप, प्राचीन का विलोप आधुनिक होता है। उसके अलावा अगर औद्योगिक, क्या क्या साथियों, औद्योगिक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अनौद्योगिक बता देना है। क्या, अनौद्योगिक आपको साथियों यहां पर बता देना है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर कुछ शब्द आ जाए ना वाक्य में तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर कोई शब्द आ जाए तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर किसी शब्द का इस्तेमाल आ जाए साथियों तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पर यह है, ये तो एक निश्चयवाचक कहीं ना कहीं हो जाएगा सर्वनाम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मैं की बात करें ये भी नहीं हो सकता। तुमने कुछ कहा था, क्या तुमने कुछ कहा था, तो यहाँ पर कुछ शब्द आ गया है तो मैं कहूंगा साथियों ये आपका कैसा हो जाएगा, इसमें एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन जाने कल क्या होगा, यानी कि अगर सवाल में प्रश्न पूछा जाए वाक्य में तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा। खैर, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो फिजूल खर्ची करना, इसके लिए एक शब्द आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, क्या होगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका सही जवाब अपव्यय हो जाएगा। यानी कि फिजूल खर्च करना, इसको क्या कहा जाता है, अपव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अपव्यय कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, एक शब्द लिखा हुआ है मितव्यय। मितव्यय का मतलब पता क्या होता है, कम खर्च करना। क्या साथियों, कम खर्च। अगर मितव्ययी होता तो कम खर्च करने वाला होता। अगर मितव्यय है तो साथियों कम खर्च करना, इसको कहा जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। अपव्ययी होता तो फिजूल खर्च करने वाला होता, लेकिन अपव्यय है तो फिजूल खर्च करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि कोयल कर्कश स्वर में गाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि कर्कश शब्द का विलोम बताना है साथियों, बता दीजिए। तो कर्कश शब्द का विलोम क्या होता है साथियों, मधुर होता है। मधुर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर कुछ विलोम शब्द मैं आपको बता दूं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। जैसे कि अगर आपसे सकारात्मक का विलोम पूछ लिया जाए तो सकारात्मक का विलोम साथियों क्या होता है, नकारात्मक होता है। सकारात्मक का विलोम क्या होता है, नकारात्मक होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अम्बी का विलोम क्या हो जाएगा, क्या अम्बी नहीं बल्कि अवनी होता है साथियों। अवनी का, अवनी मतलब साथियों अवनी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अंबर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आपसे सम्मुख का विलोम पूछ लिया जाए, क्या साथियों, अगर आपसे सम्मुख का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको विमुख बताना है। तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, विमुख हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे उर्वर का विलोम पूछ लिया जाए तो उर्वर का विलोम साथियों ऊसर हो जाएगा। और एक और याद रखेंगे, स्वयक्रिया की अगर बात करें, स्वयक्रिया का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो परक्रिया आपको बता देना। क्या, परक्रिया आपको बताना। जैसे स्वयकीय का विलोम परकीय होता है, ऐसे स्वयक्रिया का विलोम परक्रिया होता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर साथियों याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी यह बात सत्य निकली, ठीक है, या सख्तु निकली, या सत्य निकली, या सच निकली, तो मैं संन्यास ले लूंगा। खाली जगह में तो सत्य शब्द आना चाहिए या सच आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों सच यहां पर आना चाहिए। पूरा वाक्य आपसे आपका ऐसे हो जाएगा, अगर आपकी यह बात सच निकली तो मैं संन्यास ले लूंगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है ना। मैंने कल पाथर की मूर्ति को देखा, मैंने कल प्रस्तर किया, मैंने कल पत्थर किया, मैंने कल पठार की। तो क्या होना चाहिए साथियों बताइए। तो पत्थर लिखा हो जो कि गलत है। यहां पर साथियों प्रस्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, प्रस्तर यहां पर आ जाएगा। और प्रस्तर का मतलब पत्थर ही होता है। क्या होता है साथियों, पत्थर होता है। तो कुल मिला के आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, यानी कि रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है आपको। इसकी जगह पर बताइए क्या आ जाएगा उत्साह की जगह पर। विद्वानों के बीच बोलने का परिश्रम कौन करेगा, नहीं। विद्वानों के बीच बोलने का काम कौन करेगा, नहीं। विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा, साहस यहां पर आ जाएगा, साहस आ जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, या काल के लिए होता है, क्षण के लिए होता है, युग के लिए होता है। साथियों दो सवाल पूछे जा रहे हैं खाली जगह से संबंधित, ठीक है ना। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, तो अवधि यहां पर आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत सरकार ने कवि को पद्मश्री अर्पित किया है। तो दिए गए वाक्य के में वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो कहां पर साथियों आपको त्रुटि लग रही है ये आपको बताना है, बता दीजिए। चलिए देखिए, भारत सरकार ने कवि को पद्मश्री अर्पित किया। अर्पित नहीं होना चाहिए साथियों, क्या प्रदान किया ये होना चाहिए। अर्पित की जगह पर साथियों प्रदान शब्द आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला, मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला कड़क रही है। तो कड़क रही है इसके नीचे साथियों आएगा, ज्वाला के नीचे नहीं आना चाहिए। तो कड़क रही है ये होना चाहिए, या फड़क रही है, या तड़क रही है, या भड़क रही है। तो मैं कहूंगा मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, ये होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, घृणा करना पाप है, रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, घृणा का विलोम तो साथियों प्रेम हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे के
बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी नहीं, आवश्यकता या अभिष्ट अचानक ये भी नहीं, खराब समय मुश्किल से कटता नहीं, बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, सामान्य ज्ञान के साथियों यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग इन सभी सवालों को देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा, क्योंकि यहाँ से साथियों आपको बहुत सारे सवाल आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो कहने के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का संबंध है, यानी कि धन विधेयक के बारे में कहा गया है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि ये सभी थी, तो ये सभी थी, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे, तो पहले राष्ट्रमंडल खेल साथियों 1930 में आयोजित किए गए थे। कब? 1930 में। उसके बाद देखिए करके प्रसिद्ध 100 मीटर स्प्रिंट विश्व रिकॉर्ड धारक उसेन बोल्ट, ये जमैका से संबंधित है, यूएसए से, गुयाना से या इथियोपिया से, तो ये जमैका से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत तेजी के साथ साथियों आपको जीके के ये क्वेश्चन देखना है, यानी कि भूटा गीत इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भूटा गीत कहाँ का है साथियों, ये केरल का है। क्या भूटा गीत कहाँ का है, तो केरल का है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल कह रहे मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है, तो मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो थांग ता की अगर बात करें, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है। उसके बाद देखिए संविधान सभा का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है, तो साथियों पंचायतों के बारे में बात जो करता है वो भाग 9 करता है। कौन सा भाग करता है साथियों? पंचायतों के बारे में बात करता है भाग 9, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पर कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह प्रस्ताव दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर बना, बिल्कुल सही, ठीक है ना। उसके अलावा इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ये भी सही, यानी कि ये तो दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है साथियों? थॉमस मैथ्यू है। क्या इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद रखना है, थॉमस मैथ्यू इस पुस्तक के लेखक हैं। अब उसके बाद देखिए कह रहे गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, तो दिल्ली से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी साथियों? किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो इल्तुतमिश आपको यहाँ पर बता देना है। अगला सवाल कह रहे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो भारत में कितने जिले थे? 640 जिले थे, ये आप लोगों को यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा साथियों? कतर करेगा, ये भी आपसे करंट अफेयर का सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, तो नेपाल से कौन सी नदी निकलती है? मैं कहूंगा राप्ती नदी निकलती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी अगर आपका जवाब था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए साथियों, अभी आप लोग के यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद इसके बाद आप लोग साथियों तकरीबन 20 सवाल देखेंगे रीजनिंग के और 20 सवाल देखेंगे मैथ के, और पूरी रीजनिंग को और पूरी मैथ को साथियों निपटा दिया जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। एक क्लास ये पूरी आपके एग्जाम पर, आपकी शिफ्ट पर, कभी भी आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी आज की ये क्लास, ठीक है ना। तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ आपको ये वीडियो देखते जाना है। कह रहे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है, तो ये डिक्टो क्वेश्चन आ जाए तो विद्युत अपघटन का तुल्यांकी भार से संबंधित है, ये आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए यानी कि 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन था, तो साथियों विजेता कौन थे? कार्तिक वेंकटरमन थे, ये आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 2024 के मंत्रिमंडल में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन थे,
तो कौन है साथियों वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान जी, ये वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये तो लाहौर का जो लाहौर अधिवेशन था ना, जो 1929 में हुआ था, यहां पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहने के इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, यानी कि इगास महोत्सव कहां पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में इगास महोत्सव किया जाता है। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? आपके रीजनिंग के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप वाकई में साथियों 40 नंबर में से 40 नंबर लाना चाहते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आज के इन 20 सवालों को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है मैंने। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और बताइए इसका जवाब क्या होगा? कह रहे 6 है, 6 से 24 हुआ है, 24 से 60, फिर 120, फिर 210। तो आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या आएगा? देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें 6 से 24 हुआ है, 24 से 60 हुआ है, 60 से 120 हुआ है, उसके बाद 210 हुआ है, अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है? तो अगले नंबर की अगर बात करें, देखिए 6 से 24 हुआ, यहां पर 18 बड़ा है, 24 से एकदम से यहां पर 60 हो गया, तो 30 प्लस 6 यानी कि 36 बड़ा है, और 60 से 120 हुआ है तो यहां पर 60 बड़ा है, तो 120 से 210 हुआ है, कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है साथियों? 80 और 10 90, यानी कि 90 यहां पर बड़ा है। तो यहां पर कितना बढ़ेगा अभी हम लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 18 से 36 हुआ है तो 18 बड़ा है, ठीक है ना। 36 से 60 हुआ है तो मैं कहूंगा यहाँ पर 24 बड़ा है। 60 से 30 हुआ 90 हुआ है तो मैं कहूंगा 30 बड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बड़ा है? ठीक है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं इन सभी का डिफरेंस 6 है। यहाँ पर भी 6 आया, 18 में 6 जोड़ा, 24 में 6 जोड़ा, 30 आया, तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 मिल जाएगा। और 90 और 36 कितना होता है साथियों? ये आपका 126 होता है। कहने का मतलब है कि 6 में 18 जोड़ा 24 आया, 24 में 36 जोड़ा 60 आया, 60 में 60 जोड़ा 120 आया, 120 में 90 जोड़ा 210 आया, 210 में 126 जोड़ेंगे, ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो 210 में 126 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? 336 आ जाएगा। क्या 336 ऑप्शन में है? मुझे दिख गया, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। कह रहे के साथियों सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद यहाँ पर जी है, उसके बाद आई है, और उसके बाद के है, और उसके बाद साथियों एम है, और फिर ओ है। अगला लेटर कौन सा आएगा ये बस आपको बता देना है। तो क्या हो सकता है साथियों? इसका सही जवाब एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए अब देखिए ये सी से ई हुआ है, यानी कि सी डी ई 2 नंबर आगे बढ़ाया गया है। ई से जी हुआ है 2 आगे बढ़ाया गया, जी से आई हुआ है 2 आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जब ओ बढ़ाएंगे, देखिए ओ होता है 15 पर, 2 बढ़ाएंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 पर होता है क्यू। तो मैं कहूंगा क्यू कहाँ पर है? क्यू तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको ऐसे सवालों को साथों अटेम्प्ट करना है, सवाल ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में सवाल साथों ऐसे ही आएंगे, बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। अब इस सवाल की बात करें, कह रहे कि IFSP से JHTR हो जाता है, और MPWF से NRXH हो जाता है। तो आपको बताना है कि TOAD से क्या हो सकता है, बताइए। अब देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि ये आखिर हुआ कैसे, देखिए आई जो होता है ना, आई ये 9 पर होता है, F 6 पर होता है, और S 19 पर होता है, P आपका 16 पर होता है। P किस पर होता है? P आपका 16 पर होता है। उसी प्रकार इसकी बात करें तो J 10 पर होता है, H 8 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पर होता है। अब देखिए ये 9 से 10 हुआ है, यानी कि 1 बड़ा है। ये 6 से 8 हुआ है, 2 बड़ा है। 19 से 20 हुआ, 1 बड़ा है। 16 से 18 हुआ, 2 बड़ा है, यानी कि 1 बड़ा 2 बड़ा, फिर 1 बड़ा 2 बड़ा। क्या यहाँ पर भी वही चीज है? देखिए M से N हुआ 1 बड़ा, P से R हुआ 2 बड़ा, यानी कि इसमें भी वही लगेगा। 1 बढ़ाओगे तो U आ जाएगा, O में 2 बढ़ाओगे तो Q आ जाएगा, 1 बढ़ाओगे B आ जाएगा, 2 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? DEF यानी कि F आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों? UQPF कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए ये साथियों R है, U है, Y है, D है, G है, K है, P है, S है, W है। आपको बताने कि अगले यहाँ पर 3 नंबर कौन से आएंगे। देखिए R होता है 18 पर, U होता है 21 पर, Y होता है 25 पर, ठीक है ना। D होता है 4 पर, G होता है 7 पर, K होता है 11 पर, P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, W होता है 23 पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साथियों 3 नंबर बढ़े, ठीक है।
3 नंबर बढ़े, ठीक है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 4 बढ़े। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर 4 बढ़े हैं और यहाँ पर 3 बढ़े हैं। यहाँ पर कितने 3 बढ़े हैं, यहाँ पर 4 बढ़े हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसे हुआ 3 बढ़े हैं और यहाँ पर साथियों 4 बढ़े हैं। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर कैसे क्या यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर तो 3 बढ़े हैं, यहाँ पर कितने बढ़े, 4 से एक तरीके से अगर बात करें 4 हो गया, 5 6 7, यहाँ पर 3 बढ़े तो ये आंसर नहीं हो सकता, 4 बढ़ना चाहिए था। डी से एच हुआ है तो यहाँ पर तो 4 बढ़ गए हैं और यहाँ पर क्या एक तरीके से बात करें, यहाँ पर 3 बढ़ गए हैं, ठीक है, तो ये तो वही लग रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर बात करें 5 से 9 हुआ है, 4 बढ़ा है, और बी से ई हुआ है, यहाँ पर कितना बड़ा है, ठीक है ना, कितना बड़ा है साथियों, बी सी डी ई, यहाँ पर 3 बड़ा है। तो ये तो भाई 2 हमें मिल गए, 2 मिल गए, यानी कि ये लॉजिक गलत हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो हमें साथियों 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन थोड़ी ना होंगे यहाँ पर। दूसरा लॉजिक देखते हैं, दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगा कर देखते हैं, शायद वो सही हो जाए। देखिए ये 18 से अगर हम कर लेते हैं, 4 बड़ा है, तो 18 से अगर साथियों हम इसको 4 करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए जरा, देखिए 18 है तो उधर कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 8 हो जाएगा। 8 नहीं बल्कि देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब ये कितना हो गया, 8 हो गया, हाँ 8 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों ये 4 हो गया जो डी तक आया, तो कुल मिला के इसमें हमने 12 बढ़ाया। अब अगर बात करें इसमें कितना बढ़ रहा है भाई साहब, इसमें भी 12 ही बढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 पर होता है पी, इसमें 12 नंबर आगे ले जाइए, कितना ये हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपको कुल मिला के बताना है। अब देखिए अगर हम पी 10 बढ़ाएंगे तो 26 हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे बी, यानी कि यहाँ पर बी आ जाना चाहिए। तो बी एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब एक काम करो, अब इस देखिए ये ई है, ये ई है, तो इस वाले को चेक करो, 25 से 11 हुआ है, अब कितना बड़ा है साथियों, यहाँ पर 12 बड़ा है। 11 से 23 हुआ है, 12 बड़ा है, तो 23 में भी आपको 12 ही बढ़ाना होगा। देखिए 23 24 25 26, ये 3 बढ़ गए, अब 9 बढ़ा दो तो मैं कहूंगा यहाँ पर आई आ जाएगा, तो मैं कहूंगा बी ई आई वाला राइट आंसर होगा, बी ई एच वाला आंसर आपका नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी साथियों पूछे जा सकते हैं, थोड़े से कठिन कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है साथियों, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तैयार करते रहना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, अगला सवाल है, कह रहे कि जी सी एन है, जी सी एन को मतलब एल एच एस एस लिखा जाता है, उसी प्रकार ओ क्यू यू को टी वी जेड लिखा जाता है। और तो आपको बताना है कि किसको के आर वाई यहाँ पर लिखा जा सकता है, कुल मिला के ये आप लोग फटाफट बता दीजिए। अब देखिए जी से एल हुआ, मैं कहूंगा 5 बड़ा है, सी से एच हुआ है 5 बड़ा है, एन से एस हुआ है 5 बड़ा है, ओ से टी हुआ है 5 बड़ा है, क्यू से वी हुआ है 5 बड़ा है, और यहाँ पर भी साथियों 5 बड़ा है। तो इसमें हमें 5 5 5 बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक एक तरीके से साथियों पहले आ गया है। तो अगर हम यहाँ पर 5 घटाएंगे तो के 11 पर होता है, 5 के एफ आ जाएगा यहाँ पर। एफ कहाँ पर है, एफ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसमें आर 18 पर होता है, 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 एम होता है। वाई में अगर 5 घटाएंगे तो साथियों टी आ जाएगा। तो एफ एम टी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, प्लस जहां पर लिखा होगा वहां पर माइनस लिख देना। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा जहां पर लिखा होगा साथियों प्लस लिख देना, ठीक है ना। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ साथियों भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, भाग जहां पर लिखा होगा वहां पर गुणा लिख देना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 72 है, 19 है, 13 है, 16 है, और फिर माइनस है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर सॉरी मैंने यहाँ पर साइन लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उसके बाद साथियों 15 है, और फिर 7 है, और बराबर कितना है, 266 है। तो ये आपको कुल मिला के यहाँ पर करना है। अब देखिए ये सवाल कैसे होगा, ये गुणा है, सबसे पहले तो गुणा है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, गुणा की जगह पर प्लस आ जाएगा, प्लस हो गया। भाग है, भाग की जगह पर साथियों गुणा आ जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस है, माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। और ये भाग है, भाग की जगह पर गुणा आ जाएगा, और गुणा है, गुणा की जगह पर साथियों प्लस आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमें भाग कराना होगा साथियों सबसे पहले, लेकिन नहीं करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको करा लो, 19 और 13 का करा लो साथियों। 19 की गुणा अगर हम 13 से यहां पर करते हैं तो 9 ठीक है 27 हो जाएगा, आपका 3 एकम 3, और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 आ जाएगा, 7 हो गया, ये 14 आ गया, ये 2, यानी कि इसकी जगह पर 247 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों 72 हो जाएगा, ये बात भी क्लियर है। अब इन दोनों को प्लस करा लो, कितना आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 319 आ जाएगा। तो एक काम करो, इसकी जगह पर 319 ही लिख दो डायरेक्ट, इसकी जगह पर 319 लिख दो डायरेक्ट, इस पूरे की जगह पर। तो 319 आ गया है। अब माइनस है 16, इसको मान लीजिए एक्स अगर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं साथियों, इसको अगर हम एक्स मान ले, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं साथियों, 16 भाग x आ गया और गुणा आपका 15 हो गया, ठीक है, प्लस आपका ये साथियों 7 हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ लीजिए इनको साथियों, इनको जोड़ लीजिए, प्लस का 7 और फिर ये, ठीक है ना, कितना जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा साथियों 326, ये आपका 326 आ गया, बराबर के उधर है 266 ना, इधर आ जाएगा साथियों ये आपका 266 माइनस का बराबर। अब ये पूरा साथियों उधर चला जाएगा, यानी कि 16 गुणा 15 बटे x, ये उधर चला जाएगा। अब इसको घटाकर देखिए कितना आता है, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 32 में से 26 जाएगा, तो साथियों ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी कि 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचा है साथियों, इधर आपका एक तरीके से बच गया है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्या है साथियों, ये आपका 16 गुणा 15 है और ये क्या है साथियों, नीचे x है। अब देखिए बराबर में 60 इधर है, बराबर में, एक काम करो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बराबर है ना, बराबर लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये x इधर आ जाएगा और ये 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 16 गुणा 15 बटे 60 इधर आ गया, 15 का 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया साथियों, 4 आ गया, x बराबर क्या आ गया साथियों, यहाँ पर 4 आ गया। तो यही तो पूछा जा रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो साथियों यहाँ पर 4 आपका आ जाएगा, तो 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि जैसे चीन का संबंध बीजिंग से है उसी प्रकार ब्राजील का संबंध किससे होगा। तो ये तो साथियों राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है साथियों, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी साथियों ब्राजीलिया है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आपको बताना है कि वर्ड मतलब डिक्शनरी के, अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन शब्दों को रखना है, और ऐसा एक सवाल साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसकी आप लोग फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए MAN यहां पर है, MAN यहां पर है, यहां पर भी है, और यहां पर MAM है, तो MAM वाला पहले आएगा, N वाला थोड़ी ना पहले आएगा, ठीक है, तो ये 4 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों अब क्या पहले आएगा, MAN, A यहाँ पर है तो A वाला तो सबसे पहले आएगा, I वाला थोड़ी ना, N वाला भी नहीं, D वाला भी नहीं, तो मैं कहूंगा फिर आपका एक आ जाएगा, यानी कि एक वाला हो गया, 4 वाला हो गया। उसके बाद MAND लिखा हुआ, MAND फिर पहले आएगा, बिल्कुल साथियों ये भी हो गया। अब इसमें से कौन सा पहले आएगा, देखिए MAN यहाँ पर भी है, MAN यहाँ पर भी, यहाँ पर N है और यहाँ पर I है, I पहले आता है, N बाद में आता है, तो पहले 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा। तो ये 415-23 कहाँ पर लिखा हुआ है, 415-23 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सवाल बहुत शानदार, बहुत जानदार है, इन सवालों को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं साथियों 7 लड़कियां हैं, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर सम्मुख करके बैठी हैं, यानी कि 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इन सभी का मुख किस तरफ है साथियों, केंद्र से बाहर की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ है साथियों, विपरीत दिशा में है, केंद्र से इधर की तरफ बाहर की तरफ है, कि ठीक है। कह रहे हैं कि काजल लक्ष्मी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि जो काजल बैठी है वो लक्ष्मी के बाएं, अगर मान लीजिए लक्ष्मी को हम यहां पर बैठा दें, क्या लक्ष्मी अगर यहां पर बैठ जाती हैं तो लक्ष्मी के क्या साथियों, एक तरीके से यहां पर अगर बात करें लक्ष्मी का बाया इधर होगा, यानी कि यहां पर काजल बैठेंगी, तो लक्ष्मी के बाएं काजल बैठ जाएंगी, चलिए लक्ष्मी के बाएं बाएं कौन बैठ जाएंगी, दूसरे स्थान पर काजल बैठ जाएंगी, कहने के पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि लक्ष्मी और मानसी की निकटतम पड़ोसी पायल है, तो लक्ष्मी है और मानसी फिर यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। लक्ष्मी और मानसी की निकटतम पड़ोसी कौन है, पायल है, तो जाहिर सी बात है पायल यहां पर बैठेंगे, क्योंकि पायल को लक्ष्मी का भी पड़ोसी होना चाहिए और मानसी का भी पड़ोसी होना चाहिए, कहने कि मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि मोनिका जो है ना लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि मोनिका यहां पर नहीं बैठेंगे, तो यहां पर नहीं बैठेंगी मोनिका, फिर या तो यहां पर बैठेंगी या तो यहां पर बैठेंगी मोनिका, ठीक है। कहने के काजल के बाएं दूसरे स्थान पर आरती है, काजल के बाएं दूसरे स्थान पर आरती है, यानी कि आरती यहां पर बैठेंगी, तो जब आरती यहां पर बैठेंगी तो मोनिका यहां पर बैठेंगी। तो कितने लोग थे, 7 लोग थे ना, सातों को आपने बैठा दिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि पायल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो पायल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है साथियों, काजल है, तो मैं कहूंगा काजल काजल है। अच्छा अरे यहां पर वाला तो रह ही गया है,
ये वाला यहाँ पर कौन बैठेंगे, ये तो रह ही गया है ना। तो कुल मिला के 7 लोग थे, आपने 6 लोगों को बैठाला है। किसको नहीं आपने बैठाला है, किसको नहीं बैठाला है आपने, श्वेता को नहीं बैठाला है, तो श्वेता जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो कायल के बाएं दूसरे स्थान पर श्वेता है, तो मैं कहूंगा श्वेता आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सके और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सके। अब हमें ऑप्शन की मदद से साथों ये आंसर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये 60 लिखा है, ये 48 लिखा है, ये 36 है, ये 6 है, ये 15 है और ये 53 है। अब देखिए अगर हम मान लीजिए साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर जैसे कि ऑप्शन नंबर ए वाले को हम आंसर माने तो ये सारे चिन्ह हमें इनके बीच में रखना होंगे। जैसे कि प्लस यहाँ पर आ जाएगा, भाग यहाँ पर आ जाएगा, गुणा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस, और ये बराबर लगा है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर इन सब को कैलकुलेट करके, इन सब को कैलकुलेट करके ये आपको बराबर में 53 मिल जाता है, इनको कैलकुलेट करके 53 इधर भी आ जाता है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाए। अगर नहीं आता है इधर को 53 तो ये आंसर गलत होगा, फिर ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों 6 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो 60 ये लिख दिया, प्लस 6 छंग 36, 6 छंग 36 42, 6 अट्ठे 48 और 6 छंग 36 ये हो गया, और ये 6 हो गया, माइनस यहाँ पर 15 हो गया, बराबर 53 चलता रहेगा। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लेते। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। बिल्कुल साथियों 53 बराबर 53 आपका आ चुका है, यानी कि पहले वाले को चेक किया और पहला वाला ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा विनिमय दिए गए समीकरण को सही बना देगा। ठीक है ना। अब इस सवाल को साथों देखिए, यानी कि आप अगर हम इसको ऑप्शन को सही माने तो 11 की जगह पर 24 और 24 की जगह पर 11 आपको रखना है, तो 25 है 25 रख दीजिए, भाग है भाग हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, प्लस आपका 25 आ गया है तो 25 का 25 रहेगा, माइनस का माइनस, लेकिन 11 की जगह पर 24 हो जाएगा, 11 की जगह पर 24 हो गया, बराबर 24 से 24 की जगह पर 11 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने पर अगर 11 आ गया तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, वरना फिर ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक करेंगे। अब देखिए ये कट करेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, 5 की 2 से गुणा करेंगे तो साथियों 10 आ जाएगा, 10 प्लस 25 में से 24 जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर 11 चलता रहेगा। 10 प्लस 1 11 बराबर 11, यानी कि ये तो हमारा यही आंसर बैठ गया। लेकिन जब आप इसको रखोगे ना 2 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 2, तो आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये बराबर करके नहीं आएगा। खैर अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल भी बहुत दमदार है, और अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अगर इस सवाल को सीख लोगे तो आप बहुत आराम से कर डालोगे। चलिए, यानी कि ए डॉलर, डॉलर वाला साइन है, बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की माता है, यदि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि पी गुणा क्यू लिखा है ना, तो ए गुणा बी मान लीजिए इसको। अब ए गुणा बी कहां पर लिखा है, ये लिखा है, यानी कि ए बी का पिता है, तो हम मानेंगे पी क्यू का पिता है। तो पी है ना साथियों, ये क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता कौन हो गया, क्यू का पिता साथियों बी हो गया। क्यू का पिता, क्यू का पिता कौन हो गया, क्यू का पिता, एक सेकेंड, क्यू का पिता कौन हो गया, क्यू का पिता साथियों पी हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू डॉलर साइन आर है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि क्यू जो है ना ये आर की बहन है, तो क्यू जो है ना ये आर की बहन है, यानी कि ये बहन हो जाएंगी, तो माइनस लगा दिया इसलिए। उसके बाद इसको देख लीजिए हैशटैग को, ए बी की माता यानी कि आर एस की माता है, तो जो आर है ना, आर साथियों आर ये एस की माता है, क्या आर एस की माता है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, देखिए जरा, पूछा क्या, अच्छा इसमें से कौन सा सही है ये तो नहीं पूछा जा रहा है। एस का पिता पी है, देखिए एस किधर गया, एस का पिता पी है, एस का पिता तो पी नहीं हो सकता है। ठीक है, एस की माता ये है, ठीक है, और इनकी फिर माता या पिता ये है, तो ये तो नहीं हो सकता है। एस का पुत्र पी है, क्या एस किधर गया, एस का पुत्र पी है, ये भी हमें नहीं पता बताया गया है। एस का दामाद पी है, एस किधर गया, एस का दामाद पी है, ये भी हमें नहीं बताया गया है। एस के ग्रैंडफादर पी है, देखिए एस की माता तो ये है और इन माता के पिता साथियों ये हैं, तो मैं कहूंगा इसके ग्रैंडफादर पी ही हो जाएंगे, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जिनका आंसर है, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक छोटा सा नंबर सीरीज वाला सवाल है, 1 से 5 हुआ है, 5 से 29 हुआ है। अब अगला नंबर साथियों आपको बताना है यहां पर क्या आ सकता है, मुझे बताइए। चलिए अब देखिए ये 5 से 29 हुआ है, तो मैं ये कहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये 3 का क्यूब के आसपास आता है, और इसकी अगर बात करें साथियों ये 2 के स्क्वायर के आसपास आता है, और इसको अगर बात करें 1 का 1 रख दो, कुछ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर रख दो। देखिए
ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, अब इसमें 1 प्लस करना पड़ा तो 5 आया, इसमें 2 प्लस करना पड़ा तो ये 29, अरे भाई 3 का क्यूब 27 और 2 प्लस करेंगे 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो 4 का क्यूब, लेकिन यहाँ पर कितने प्लस करना पड़ेंगे 3, क्योंकि 1 प्लस किया 2 प्लस किया 3 प्लस करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, प्लस 3 कर दोगे साथियों, प्लस 3 कर दोगे तो 67 67 हो जाए, 67 हो जाएगी। लेकिन 67 तो भाई साहब ऑप्शन में भी नहीं है। अरे एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं चूक गया और वहीं पर दिक्कत हो गई। अब यहाँ पर देखिए जब ये पावर 2 है, पावर 3 है तो जाहिर सी बात है पावर 4 हो जाएगी। तो इस पावर को 4 तो करो भाई साहब, पावर 4 करोगे तो कितना आपका ये हो जाएगा। तो साथियों 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितने होते हैं देखिए जरा, 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25 यानी कि 256 आ जाएगा। 256 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 तो प्लस करना पड़ेगा। तो जब इसमें आप 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 259 आ जाएगा। क्या 259 कहीं पर है? मैं कहूंगा बिल्कुल 259 है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैथ के भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए अब इस सवाल की बात कर लें। इस सवाल में कहा जा रहा है कि SHOWER को SEXOIS लिखा जाता है, तो TOPICS को क्या लिखा जा सकता है साथियों, ये आपको बताना है। अब देखिए ये S से S हुआ है, ये H से E हुआ यानी कि 3 घटा है, ये O से X हुआ है बड़ा है, W से हुआ है घटा है, E से 9 हुआ है बड़ा है, R से S हुआ है साथियों ये भी बड़ा है। तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। एक काम करिए इसको ऐसे लिख कर देखिए SHOWER। उसी प्रकार साथियों नीचे हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे जो लिखा हुआ है SEXOIS। अब यहां पर अगर बात करें साथियों थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो ये आपका ये एस यहां पर है ना, ये एस यहां पर आ गया है, तो ये कुछ लॉजिक आपको क्या मिल रहा है। अब देखिए ये एच है, एच से एक बढ़ाओगे तो ये आई आ जाएगा, ओ का ओ हो गया है, डब्ल्यू में एक बढ़ाओगे एक्स आ जाएगा, ई में एक बढ़ाओगे ई में ई का ई रख दिया गया, अच्छा ठीक है, आर में एक बढ़ाओगे तो एस आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ आया है भैया, इसको एक बार जरा चेक कर लो। अगर यही लॉजिक इसमें भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका और हमारा बहुत आराम से मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये सेम था तो ये टी है तो जाहिर सी बात है यहां पर भी टी होगा, और देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ पर टी 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 है। उसी प्रकार एच था एक बढ़ा दिया यानी कि ओ में एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साथियों पी हो जाना चाहिए, पी भी यहाँ पर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ओ का ओ रख दिया गया था तो हम पी का यहाँ पर पी रख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो है ना ये एक बढ़ाया गया था, डब्ल्यू से एक्स किया गया था, तो इसका हम क्या करेंगे एक सेकेंड, हाँ आई से बढ़ाएंगे, आई के बाद साथियों क्या आता है, आई के बाद जे आता है, ये बात भी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया गया था, अब इसमें जैसा ये था वैसा कर दिया यानी कि सी जैसा है वैसे ही कर दिया गया था, और ये एक बढ़ा दिया गया था, आर से एस कर दिया गया था, तो ये एस है, एस के एस से एक बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा। अब अगर ये ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है यानी कि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो टी सी जे डबल पी टी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, सभी के सभी बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। अब देखिए 13 है, उसके बाद 78 है, उसके बाद 83 है, उसके बाद अगला नंबर आपको बताना है, और फिर 335 है, और फिर साथियों 670 है। तो यहाँ पर देखिए और मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, बताइए। अब देखिए 13 से 78 हो गया भाई, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 यानी कि 6 की गुणा की गई है। अब 78 में किसकी गुणा करोगे, 78 में किसकी गुणा करोगे नहीं पता भाई साहब, ठीक है ना। अब अगर 335 और ये 70, देखिए 300 300 600 और 35 35 70 यानी कि जब इसकी 2 से गुणा आप कराओगे तो मिलेगा 670। 335 गुना कितना होता है 670 होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 की गुणा, यहाँ पर सातों एक तरीके से 2 की गुणा की गई है। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस किया गया है, यानी कि यहां पर 6 से गुणा, यहां पर 5 प्लस। तो यहां पर ऐसा तो नहीं साथियों 4 से गुणा की जाएगी, 4 से गुणा करके यहां पर फिर साथियों 3 प्लस किया जाएगा, ऐसा तो नहीं। देखिए जरा सबसे पहले तो इसकी 4 से गुणा कराइए, 83 की 4 से गुणा कराइए, 3 चौक आपका 12 हो गया, 4 अठे 32 33 है। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 332 रख देते हैं तो क्या 332 में फिर हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, क्या हमें ये नंबर मिल रहा है, बिल्कुल साथियों ये नंबर हमें मिल गया। तो 332 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए। ए ने 1 वर्ष के लिए 6,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि ए की अगर बात करें, ए ने साथियों 6,000 रुपए लगाए, ठीक है ठीक है,
अच्छा 1 वर्ष के लिए लगाया और कुछ महीने के बाद बी 18,000 रुपए लगाता है। बी कितने रुपए लगाता है? बी साथियों 18,000 रुपए लगाता है, निवेश करता है, और ए और बी के लाभ का अनुपात जो होता है वो 2:3 हो जाता है। तब बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? यानी कि ये तो शुरू तक रहा, यानी कि इसकी अगर बात करें तो इसने साथियों 12 महीने के लिए काम किया, 12 महीने के लिए काम किया, लेकिन ये कुछ महीने के बाद शामिल हुआ। मैं कहूंगा साथियों ये टी महीने के बाद शामिल हुआ, और यही चीज हमें निकालना है। अब देखिए जो लाभ होता है ना साथियों, लाभ पता है लाभ आपको कितना मिलेगा ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि आपने कितनी धनराशि लगाई है और आपने कितने समय के लिए धनराशि लगाई है, तब उस पर जाकर निकलता है साथियों लाभ। तो ये आपकी धनराशि है और ये आपका समय है, ये धनराशि है, ये समय है, तो जो यहां पर आएगा वो क्या होगा साथियों? वो लाभ होगा, और लाभ का अनुपात 2:3 यहां पर बताया गया है। तो इसको साथियों अगर हम शॉर्ट करें सबसे पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, और उसके अलावा साथियों यहां पर अगर बात करें तो ये तो गुणा ही हो जाएगा, ठीक है ना। 12 कितना हो जाएगा साथियों? 12×5 12×6 = 72, यानी कि 72 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? ये साथियों 18 टी यहां पर हो जाएगा, और बराबर जो अनुपात आपका आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। यहां पर आपको साथियों टी का मान निकालना है, इतना काम आपको करना है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए बराबर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 72 की गुणा साथियों 3 से हो जाएगी, भाग में 2 आ जाएगा, और ये 18 भी यहीं रहेगा, ये टी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसको अगर आप कट करेंगे तो 3 से अगर इसको कट कर 3×6 = 18 हो गया, 6 से कट करें 6 कम 6 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के टी बराबर कितना आ गया? 6 महीने आ गया, यानी कि 6 महीने के बाद वो काम में जुटा। कुछ महीने के बाद 18,000 रुपए उसने लगाए, तब कितने महीने के बाद शामिल हुआ? तो 20 साथियों 6 महीने के बाद शामिल हुआ। इस सवाल को आप ऐसे करेंगे। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। क्या साथियों 20 वर्षों में कितनी हो गई? 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। तो कुल मिला के दर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अच्छा आपको दिया क्या क्या गया है? तो एक धनराशि है वो 4 गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए धनराशि अभी अगर x है तो वो साथियों कितने वर्षों में, ठीक है ना, t बराबर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, यानी कि 4x हो जाएगी। अरे भाई धनराशि x है तो वो कुछ टाइम बाद 4 गुनी हो जाती है, तो यही तो लिखेंगे। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? a - p होता है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा साथियों? a - p, यानी कि 4x में से x जाएगा तो 3x यहां पर बच जाएगा। तो अब आपको साथियों दर यहां पर निकालना है। तो अब यहाँ पर साथियों सूत्र लिख देंगे दर, यानी कि आर बराबर निकालने का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज गुणा 100/p और साथियों टी। अब साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज यहाँ पर 3x निकल कर आया है, तो 3x हो गया, गुणा साथियों यहाँ पर 100 हो गया। p कितनी है? px है, और गुणा t कितनी है? 20 वर्ष है, तो 20 आ जाएगा। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आर बराबर कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। और 15% कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक अगर 12 है और लघुत्तम समावर्तक अगर 144 है और एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, ये सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और साथियों गुणा एचसीएफ, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम ये आपका महत्तम समावर्तक है, यानी कि 12, और एचसीएफ कितना है? लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर 12 है। एक सेकंड, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ये 12 है, ठीक है ना। महत्तम समावर्तक ये आपका 12 हो जाएगा, और लघुत्तम समावर्तक ये इधर दे रखा है, यानी कि एलसीएम 144 है, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। और एक संख्या दे रखी है इसमें से 48, तो ये 48 हो गई। तो पहली संख्या मान लीजिए आपको बताना है, पहली संख्या आपको बताना है, तो ये 48 जो है ना इसके भाग में आ जाएगी, 144 गुणा 12, 48 इधर आ गई, और ये आपको पहली संख्या यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। 12 एकम 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी कि 4 छंग 24, तो 6 आ जाएगा। तो 36 आपकी पहली संख्या हो जाएगी। और 36 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ठीक है ना। कुछ गलती हुई देखिए जरा, कुछ गलती हुई देखिए जरा। 12 एकम 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 एकम 4 तियां आपका 12 हो जाएगा, 2 जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितनी आ गई साथियों? 36 आ गई। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया, भाई पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या 36 है, तो दोनों का अंतर तो 12 होगा। तो 12 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, 36 नहीं साथियों, 12 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 5.5 घंटे में पूरी करता है,
यदि वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी यात्रा यानी कि शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो कुल दूरी कितनी होगी। तो आपको साथियों पता है कि दूरी बराबर क्या है, दूरी यहाँ पर पूछी गई है तो दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समय तो दे रखा है कि समय जो है ना वो 5.5 घंटे लगता है, लेकिन चाल नहीं दे रखी है, ये चाल दो दे रखी है, यानी कि एक कोई दूरी होगी, इसको आधा वो तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आधी चाल साथियों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अगर हम देखें कि भाई इसकी चाल औसत चाल क्या होगी, जब कभी भी दो चालें आपको दे रखी हो कि आधी चाल इधर मतलब आधा जाता है इस चाल से, आधा जाता है इस चाल से, तो औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो औसत चाल आपको मालूम पड़ जाएगी, वो आप यहां पर रख देना, आंसर आपका निकल आएगा। तो औसत चाल का मैं सूत्र बता देता हूं। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो साथियों क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x गुणा y हो जाएगा और बटे में x प्लस y आ जाएगा। तो यहां पर साथियों 2 और ये x गुणा y यानी कि 20 गुणा 30 हो जाएगा, बटे में ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 20 प्लस 30 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 दूना 6 यानी कि ये 600 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से कट होगा 25 आ जाएगा और 5 से कट करें तो ये साथियों 120 और ये 5 आ जाएगा और कट करें 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी कि 24 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 24, आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ जाएगी। अब आपको साथियों क्या करना है, अब आपको दूरी निकालने के लिए 55 की गुणा 24 से करा लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। 4×5 = 20 हो गया, 4×5 और 2 आपका 22 हो गया, 2×5 = 10 आपका हो गया, 2×5 = 10 और 11 हो गया यानी कि 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो पॉइंट लगा था, मैं कहूंगा 132 यानी कि दूरी आपकी कितनी निकल आएगी, 132 किलोमीटर आपकी दूरी निकल आएगी। तो साथियों ये दूरी कहां पर लिखी हुई 132 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि 2 वर्षों में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों के बीच है अंतर कितना है साथियों। अंतर यहां पर 40 दे रखा है। यदि ब्याज की दर 4% हो तो निवेश की गई धनराशि बताना है। अगर कभी भी आपको साथियों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो तो उसका एक सूत्र होता है अंतर। अंतर कितना है, 40। अंतर बराबर साथियों P और R/100 का होल ऑफ स्क्वायर। अंतर कितना है, 40 बराबर P। तो आपसे पूछा जा रहा है R कितना है, 4% है, तो 4×4 हो जाएगा, 100×100 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब देखिए 4 से कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 4 से कट करेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा। अब ये 25×25×40 से हो जाएगा यानी कि 40×25×25, ठीक है ना, और बराबर ये P हो जाए, यानी कि इसको कैलकुलेट कर लो, आपको राशि मालूम पड़ जाएगी। तो 25×25 कितना होता है साथियों, 625 होता है। 4 से इसकी गुणा करा लीजिए, 4×5 = 20 हो गया, 4×2 = 8, 10 हो गया, 6×4 = 24 और 1 25 हो गया, एक 0 लगा लीजिए, ठीक है ना, ये वाला। तो 25,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है करके 4 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग जो है ना, ये मध्य की 2 संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्याएं 6:7:15:19 के अनुपात में है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि पहली संख्या मान लीजिए 6x है, दूसरी संख्या 7x है, तीसरी संख्या 15x है और चौथी संख्या 19x है, ठीक है। तो कहने कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो योग है, यानी कि सबसे छोटी ये वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग ये कितना होगा, 19x प्लस 6x है, 25x हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना, ये मध्य की दोनों संख्याओं के योग का, यानी कि 7x प्लस 15x 22x से 72 अधिक है। तो ये साथियों 72 अधिक यहां पर हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब 25x हमने यहां पर लिखा, ये बराबर के उधर है 22x ना, इधर आ जाएगा 22x बराबर 72 हो गया। यानी कि 25 में से 22 जाएगा तो 3x बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। x का मान निकाल लीजिए, 3 एकम 3, 3×2 = 6 हो गया, 3 चौक 12, यानी कि x का मान आपको मालूम पड़ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, इन चारों संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो। सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो 6x है सबसे छोटी संख्या। x का मान क्या है, 24 है, तो ये 24 आ गया। तो 6×24 कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6 चौक आपका 24 हो गया, 6×2 = 12, 13 14, यानी कि 144 आपका आंसर आ जाएगा। और 144 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। अब अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि P का न्यूनतम संभावित मान क्या है जिसके लिए संख्या 8 4 PP और 1 5 3 P 9 से विभाज्य है। देखिए अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगी, यानी कि उस संख्याओं का सभी योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। क्या समझ में आया आपकी।
मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है, तो मैं कहूंगा साथियों उन सभी नंबर्स का अगर आप योग कराओगे तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 से 9 के योग मतलब उन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं एक डेमो के तौर पर यहाँ पर लिखूं 9, ठीक है ना, 9 9 9, तो ये 9 9 9 18 9 27, तो 27 भी 9 से विभाजित है, ठीक है ना। या मैं लिख दूं 9 18 9, तो ये संख्या 9 से विभाजित है, इसका योग करोगे 9 9 18 हो जाएगा, और 18 और 8 कितना हो जाएगा 28, बोलो तो 26, और एक 27, 27 9 से विभाजित है। तो इसको कैलकुलेट करो जरा, 8 4 12, 12 और एक 13, 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा, ये 9 से विभाजित है नहीं है। हमें यहाँ पर क्या प्लस करना चाहिए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ पर 2 प्लस कर दें, जैसे कि पी को 2 लिख दे, पी को 2 लिख दे, इस पी को 2 लिख दे, तो यहाँ पर 6 प्लस होगा, 6 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये 27 तो 9 से विभाजित है, 9 3 27, तो यहाँ पर तो वैसे तो 2 ही आना चाहिए। अगर हम साथियों मान लीजिए ये 21 हो गया, पी की जगह पर 1 लिख देते, तो यहाँ पर 1 1 1, यानी कि इसमें अगर हम 3 जोड़ते और फिर 9 से विभाजित करते तो 24 9, ये तो विभाजित नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के एक आयत की भुजाओं को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक लिया जाता है और दूसरी भुजा को 8% कम लिया जाता है। इन मापों से की गई गणना की गई क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या होगा, मतलब त्रुटि आपको बताना है, प्रतिशत त्रुटि है। अच्छा, एक आयत की भुजाओं को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक लिया जाता है और दूसरी भुजा को 8% कम लिया जाता है। इन मापों से गणना की गई क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसको हम लोग जो है ना वो करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 10% अधिक तो 10 हो गया, 8% कम तो माइनस हम लोग कर लेंगे, प्लस आपका और 10 गुणा -8, इस टाइप से करेंगे। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 4 बटा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, बटे 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको कट करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 दूना 10 हो गया, तो 1.2% आपका यहाँ पर जवाब आ गया। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 40 कर्मचारी 50 दिनों में 100 मीटर लंबी सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है ना, 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। देखिए 40 कर्मचारी हैं और 50 दिनों में कोई काम कर पाते हैं। वो काम क्या है, वो 100 मीटर लंबी सड़क बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो किया जा रहा है वो भी 100 मीटर लंबी सड़क बनाना है, तो हम जरूरी नहीं लिखें, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर काम लिखा जाता है कि क्या काम आखिर किया जा रहा है। तो 40 कर्मचारी हैं, वो 50 दिनों तक अगर काम करते हैं तो 100 मीटर लंबी सड़क बना पाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करना हो, अभी क्या किया जा रहा था 50 दिनों में पूरा किया जा रहा था, यानी कि अब अगर इसको 40 दिनों में पूरा किया जाना हो तो इसके लिए और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। 40 कर्मचारियों तो होना चाहिए, लेकिन और कितने अतिरिक्त कर्मचारी होना चाहिए, मैं कहूंगा अतिरिक्त एक्स और कर्मचारी होना चाहिए। तो कितनी सड़क बनेगी, 100 मीटर लंबी सड़क बनेगी। तो बराबर में अगर नीचे सेम नंबर होता है तो उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए बराबर है, 40 इधर है, 40 इधर है, कट हो जाएगा, यानी कि साथियों 50 बराबर 40 प्लस एक्स आ गया है, तो 50 माइनस 40 बराबर एक्स आ गया है, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि 10 अगर और कर्मचारी लगा दिए जाएं, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं तो क्या हो जाएगा, तो आपका काम 40 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका अगर है आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 522 रुपए में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, मान लीजिए 12.5% का लाभ कमाता है, यानी कि वो उसको 12.5% में बेचता है, तो वो 522 रुपए में बेच पाता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या होगा, वो लागत मूल्य होगा इसका। तो 522, ठीक है, 522 बटे 12.5 और गुणा 100 कर दीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 5 से इसको कट कर लीजिए
5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगी। इसको कट करेंगे 5 दूना 10, यहाँ पर 200 आ जाएगा। फिर से अगर कट करेंगे तो 25 अट्ठे और 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जरा 9 से क्या कट पा रहा है, ये देखिए जरा 9 पंजे 45, हाँ कट जाएगा, 9 पंजे 45 बचेगा 7, 9 अट्ठे 72 हो गया। तो 58 की गुणा 8 से कर लीजिए, देखिए 8 8 64 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 46 हो गए। यानी कि जो लागत मूल्य निकल कर आया वो 464 निकल कर आया। तो कह रहे कि लागत मूल्य का आधा कितना होगा, तो इसका आधा कर दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो क्या 232 कहीं पर है? बिल्कुल साथियों 232 है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है। क्या साथियों, सीमा की अगर बात करें एक काम को 320 दिनों 120 दिनों में कर सकती है, और अंजलि उसी काम को 144 दिनों में, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो अंजलि का हिस्सा कितना, यानी कि अंजलि को 3300 में से कितने रुपए मिले? अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, सीमा एक काम को 120 दिन में करती है, और अंजलि की अगर बात करें तो अंजलि उसी काम को 144 दिनों में करती है, 144 दिनों में। और कौन है, और दूसरा, हाँ सोनिया की अगर बात करें तो सोनिया को ये काम करने में 180 दिन का समय लगता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर हम लोग साथियों बात करें, एक काम करिए इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ना आप, ठीक है। अगर 12 से कट करें तो 12 एकम 12, यानी कि यहाँ पर 10 हो गया। इसको 12 से कट करें तो 12 आ गया, यहाँ पर कट के 12 एकम 12, 12 पंजे 60 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ये कह लो सीमा एक काम को 120 दिन में, अंजलि 144, सोनिया 180 दिन में करती है, या ये कह लो सीमा एक काम को 10 दिन में करती है, अंजलि उसी काम को 12 दिन में करती है, सोनिया उसी काम को 15 दिन में करती है। बात एक ही है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि ये टोटल काम कहलाएगा। एलसीएम साथियों 60 हो जाएगा, 10 छंग 12 पंजे, 10 छंग 12 पंजे और 15 चौक, यानी कि सीमा की अगर बात करते हैं साथियों, ये एक दिन में 6 काम करती है, और अंजलि एक दिन में 5 काम करती है, सोनिया एक दिन में 4 काम करती है। तो जितना जितना ये काम करती है ना, उसी के हिसाब से इनको पैसा दिया जाएगा। यानी कि अगर साथियों ये 6 काम करती है एक दिन में, तो इसको 6 के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ये 5 करती है तो 5 दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर 3300 कुल रकम तीनों को मिल रही है, इसमें से पूछा है अंजलि को कितना मिलेगा, तो अंजलि जितना काम करेंगी 5 करती है तो 5 के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, आपको अंजलि को कितना रुपया मिलेगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। 15 5 तियाँ 3 से कट करेंगे आपका 1100 आ जाएगा, यानी कि अंजलि को 1100 रुपए मिलेंगे। और उसी प्रकार 5 की जगह 4 रखोगे तो सोनिया का हिस्सा मिल जाएगा, 6 रखोगे इसकी जगह पर तो सीमा का हिस्सा आपको मिल जाएगा। ऐसे साथियों आपका हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है और फिर 10 की कमी की जाती है, और इसे फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। बताइए, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है, और इसे फिर क्या साथियों, इसे फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं साथियों इस सवाल को करने की। देखिए यानी कि 10% बढ़ाया, 10% घटाया, ठीक है। 10 गुणा माइनस का 10 बटे 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा साथियों, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 आपका बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है, तो साथियों 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। माइनस का 1 गुणा 20 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे हो गया ये आपका। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, माइनस का प्लस का 19 हो जाएगा, और ये माइनस 1/5 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95 माइनस 1/5 हो जाएगा, ये 94/5 हो जाएगा। इसको कट करिए, देखिए क्या आता है, 5 एकम 5 और 4 जाएगा, 44 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 18.8% की बढ़ोतरी होती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और कहा क्या जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहने के 500 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर को 750 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है ना वो 600 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अगर कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि भैया इतने रुपए में ये चीज है इसको, और इतने रुपए में ये चीज है इसको, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि ये चीज हम इस इतने रुपए में बेच पाए, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो इसको इससे भी डिफरेंस करो, इसको इससे भी डिफरेंस करो। यानी कि जब 600 को इससे घटाएंगे, 750 में से 600 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको पहले वाले में से घटाएंगे, हाँ
तो जब पहले वाले में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 600 में से 500 में घटाएंगे तो यहाँ पर साथियों 100 आ जाएगा। तो इसका अनुपात आपको बताना है। तो साथियों 50 दूना और 50 तिया हो जाएगा। तो यही तो इनका अनुपात हो जाएगा, यानी कि पाउडर के किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस अनुपात में अगर आप मिलाओगे तो मिश्रण की कीमत 600 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों 3:2, तो 3:2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।